नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में संचार से संबंधित प्रश्नों को किया है, तो हम उन्हीं प्रश्नों को अब आगे के ओर कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। वीडियो ख़त्म होने पर आपको एंड स्क्रीन में भी छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा, पिछला वीडियो दिख जाएगा। उसमें संचार की और भी वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। यहाँ आई कार्ड का जो बटन होता है यहाँ बना होगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। और आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो आप देख लीजिए। ये 11वीं और 12वीं के लिए तो वरदान है, क्योंकि सभी प्रश्न लिए गए हैं, इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। और पिछले वाले में भी आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो रहा, बच्चों ने बहुत पसंद किया। और उसके साथ साथ जो यूजीसी एनटीए की प्रथम यूनिट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, पीजीटी टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, पत्रकारिता की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो विद्यार्थी हैं वो बेशक से अभी भी वीडियो बंद करके जा सकते हैं, उनके लिए इसमें आगे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो जिनका मैंने बताया है वो लोग तैयारी कर रहे हैं तो पूरा देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। शुरू करते हैं सृजनात्मक लेखन। विषय जो हमारे हैं आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज के वीडियो में हमने कौन कौन से विषय करने हैं। सृजनात्मक लेखन, कविता की संरचना का मूल तत्व क्या है? कविता की संरचना का मूल तत्व है प्यारे विद्यार्थियों, संवेदना। संवेदना असल में कविता निर्माण की पहली शर्त क्या है? शब्दों से मेलजोल करना। कविता निर्माण की पहली शब्द है शब्दों से मेलजोल करना। महादेव वर्मा जी ने भी कहा है कि कविता ऐसे ही नहीं लिखी जा सकती है, पूरे गहरे शब्दों के समुद्र में गोता लगाना पड़ता है। कविता की संरचना का अनिवार्य तत्व क्या है? आंतरिक लय। कविता की संरचना का आंतरिक तत्व है आंतरिक लय। अनिवार्य तत्व है आंतरिक लय। कविता को इंद्रियों से जोड़ने में क्या सहायक है? बिंब। कविता को इंद्रियों से जोड़ने में क्या सहायक है? बिंब। 5 इंद्रियां होती हैं हमारी और उसके आधार पर बिंब, चाक्षुष बिंब, इस तरह से बिंब बने हुए हैं। कविता में शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होगा या नहीं? नहीं होगा। कविता में अगर पर्यायवाची शब्द रख दिया तो तुकबंदी, लयबंदी सब खराब हो जाएगा। एक कविता की ताकत क्या मानी जाती है? 2 वाक्यों के बीच कुछ अनकहा छोड़ देना कविता की ताकत मानी जाती है। हम देखते हैं निबंध में हर चीज़ खोलकर बताई जाती है, कहानी में भी पूरा बताया जाता है, लेकिन कविता में थोड़ा कभी कभी व्याख्या या समझने की ज़रूरत पड़ती है। कहानी लिखने का सबसे अच्छा तरीका, अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाएँ तो अच्छी कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। कहानी किसी एक की नहीं, वह करने वाले की है, सुनने वाले की। एक लोक की पूजा होने के कारण हर किसी की कहानी लिखी और सुनी जा सकती है। ये शब्द किसने कहे? ये कहे कृष्णा सोपती जी ने। कृष्णा सोपती जी ने जो सिक्का बदल गया, बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं, प्रसिद्ध रही हैं। तो कहानी से संबंधित उनकी ये परिभाषा बहुत अच्छी है, एक बार और पढ़ लें। कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वाले की है, सुनने वाले की। इस लोक की प्रजा होने के कारण हर किसी की कहानी लिखी और सुनी जा सकती है। अगला है किसी घटना, पात्र या सामान्य का क्रमबद्ध ब्यौरा, जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष हो, बिंदु हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहानी कहते हैं। कहानी के तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े प्रश्नों में भी आपको ये बिंदु आने चाहिए। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य, शीर्षक। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद यानी कि डायलॉग, भाषा शैली, उद्देश्य और शीर्षक। इसके बाद आता है नाटक का तंत्र। लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। ये कथन है विजय तेंदुलकर। पश्चिमी साहित्य में नाटक को क्या कहा जाता है? ड्रामा। पता ही है, ड्रामा। भारतीय परंपरा में नाटक को किसकी संज्ञा दी गई है? दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। किसी भी स्थिति विशेष का अनुकरण क्या कहलाता है? अभिनय। नकल करना, अभिनय। पश्चिमी दृष्टि से नाटक के तत्व कौन से हैं? महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। कथा वस्तु, पात्र, भाषा, अभिनय। नाटक है ना, तो अभिनय जरूर आना चाहिए। अभिनय, विचार, संगीत, सब कुछ बिल्कुल पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। आपको इसी क्रम में भी याद करने चाहिए। प्रथम कथा वस्तु, उसके बाद पात्र, भाषा, अभिनय, विचार और संगीत। अगला है भारतीय दृष्टि से नाटक के तत्व। कथा वस्तु, पात्र, रस, अभिनय। कथा वस्तु, पात्र, रस, अभिनय। अगला प्रश्न है नाटक की मूल विशेषता क्या है? नाटक की मूल विशेषता है
समय का बंधन, आप अपनी इच्छा से नाटक के समय को या किसी के अभिनय समय को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। नाटक की गुणवत्ता पर दोष आता है। भरत मुनि जी के अनुसार नाटक के अंग हैं 3। भरत मुनि जी का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि उनका नाट्य शास्त्र ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है और उसके साथ साथ पूरा रस का चैप्टर जो हम याद करते हैं एनटीए के लिए, एमए के लिए, बीए में भी कहीं कहीं सिलेबस में है। भरत मुनि जी ने नाटक का अपने नाट्य शास्त्र में रस की जो परिभाषा दी है, या ये कह सकते हैं रस सूत्र दिया है, वो है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इससे संबंधित मेरी एक वीडियो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, आप उसे देख भी सकते हैं। रेडियो नाटक की समय सीमा कितनी होती है? 15 से 30 मिनट तक की होती है रेडियो नाटक की समय सीमा। रेडियो नाटक अगर कहानी लंबी हो तो 2 भागों की अवधि होती है, 15, 20 से 30 मिनट। 15, 20 और 30 मिनट। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित रखी जाती है। ज़्यादा रखेंगे तो उनकी आवाज़ों से जो श्रोता हैं वो समझ नहीं पाएंगे। रेडियो नाटक के अंक या दृश्य की जगह क्या लिखा जाता है? कट लिखा जाता है या हिस्सा लिखा जाता है? दृश्य बदलते हुए तो श्रोता सुन नहीं सकते हैं ना, इसलिए कट या हिस्सा लिखा जाता है। किताब के 2 आवरण पृष्ठों के बीच जो लेखक डालता है वह लोक की संपदा है, जो कुछ वह नहीं डालता वह निजी संपदा है। ये किसने कहा? गेल हैमिल्टन। अपने अंदर मौजूद अनजाने अतिरिक्त भार से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डायरी लेखन। मुझे भी जब परेशानी होती है, मैं दूसरों को कहने की अपेक्षा, इंसान है, किसी न किसी से दिक्कत रहती है, और मैंने तो ये सुना है कि जहाँ भी चले जाएं, जो भी मिल जाए, एक आध इंसान ज़िंदगी में ऐसा रहता है जो आप पर कटाक्ष या आपको परेशान करता ही रहता है। तो उससे घबराने की अपेक्षा ये समझ लेना चाहिए कि हमारे कर्म कहीं ना कहीं हमें बचा भी रहे हैं, और हम अपने कर्मों को धीरे धीरे उस व्यक्ति के माध्यम से ख़त्म भी कर रहे हैं। उस व्यक्ति को कुछ कहने की अपेक्षा आप ये ध्यान रखा कीजिए, आप ये सोचा कीजिए कि जो हमारा ईश्वर है वो स्वयं उन्हें जवाब दे देगा, हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मन विचलित होता है उस चीज़ को अगर हम किसी डायरी में लिख देते हैं। मेरे पास अगर होती तो मैं दिखाती, मेरे पास डायरी इस समय नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। बहुत लंबी चौड़ी डायरी मेरी होती है। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी में लिख दूँ, मन हल्का हो जाता है। एक बार मेरे कहे अनुसार जब भी मन विचलित हो, किसी भी पेज पर, किसी भी कागज़ पर, किसी भी कॉपी पर, किसी डायरी पर आप लिख कर देखिएगा, आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मेरे कहने पर आप प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। किसके द्वारा गुजरे लम्हों को दोबारा जिया जाता है? डायरी के द्वारा हम अपने जिए हुए लम्हों को दोबारा से जी सकते हैं। यात्रा करके आने के बाद जो लेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। नहीं पता तो राहुल सांकृत्यायन जी को पढ़ लीजिए। घुमक्कड़ शास्त्र उनकी तो पता नहीं कितनी हैं, बहुत है। मुख्य डायरियाँ जो हैं मैं आपको नाम बता देती हूँ। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध जी की बहुत प्रसिद्ध है, पैरों में पंख बांधकर, रामवृक्ष बेनीपुरी जी। लद्दाख यात्रा की डायरी कर्नल सज्जन सिंह। लद्दाख से संबंधित डायरी राहुल जी ने भी लिखी है। वो क्या है? यात्रा वृत्तांत लिखा है, उसका नाम क्या है वो बताना। हमने उस पर वीडियो भी बनाया है, अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कमेंट करके। हरी घाटी रघुवंश। रूस में 25 मास राहुल सांकृत्यायन। अब प्रश्न है कार्यालयी लेखन पर आधारित। किस प्रकार के पत्रों में व्यक्तिक एवं आत्मीय स्पर्श सीमित ही होते हैं, ना के बराबर होते हैं? कार्यालयी पत्र में उसमें अपनी समस्या लिखी जाती है, लेकिन उसमें ज़्यादा अपने बारे में नहीं लिखा। अपनी समस्या तो लिखी जाती है, लेकिन ज़्यादा व्यक्तिगत हम उसमें नहीं हो सकते हैं जितना हम किसी और पत्र में हो सकते हैं। तो कार्यालयी पत्र में व्यक्तिक और आत्मीय स्पर्श सीमित रहते हैं, लिमिट रखनी पड़ती है। कार्यालय पत्र में लिखने वाले व्यक्ति का नाम व पता कहाँ लिखा जाता है? ऊपर दाहिनी ओर लिखा जाता है, पता चल जाए कि किसने लिखा है। कार्यालय पत्र का शरीर किस भाग को कहा जाता है? कहा जाता है मध्य भाग को उसका शरीर। मध्य भाग को कितने भागों में लिखा जा सकता है? 4 भागों में। कार्यालय पत्र में संलग्न सूची कहाँ बनाई जाती है? वो बनाई जाती है नीचे बाईं ओर। कार्यालय पत्र के शिष्टता सूचक शब्द हैं दाईं और नीचे। प्रश्न है कार्यालयी लेखन से संबंधित। किस प्रकार के पत्रों में व्यक्तिक एवं आत्मीय स्पर्श सीमित ही होते हैं? वो होते हैं कार्यालय पत्र में। कार्यालय पत्र में
अपनी समस्याएं तो लिखी जाती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उसमें कुछ लिमिट रखनी पड़ती है, सीमित शब्दों में कहा जाता है, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी लिख दें। तो उसमें थोड़ा सा सीमित शब्दों में लिखा जाता है, इसलिए इसका उत्तर हुआ कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र में लिखने वाले व्यक्ति का नाम और पता कहाँ लिखा जाता है? ऊपर दाहिनी ओर, ऊपर दाहिनी ओर। कार्यालय पत्र में जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम पता कहाँ लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। कार्यालय पत्र में संबोधन कहाँ रहता है? संबोधन में क्या लिखा जाता है? सॉरी, महोदय लिखा जाता है, प्रिय या श्रीमान, महोदय, प्रिय या श्रीमान आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। कार्यालय पत्र में संलग्न सूची कहाँ बनाई जाती है? ये बनाई जाती है नीचे बाईं ओर। जैसे हम पत्र पढ़ते हैं उसमें नीचे संलग्न सूची लिखी होती है कि किस किस को भेजना है और उसके साथ साथ आपने क्या क्या चीज़ें अटैच की हैं। जैसे मेरे घर की प्रॉब्लम हो या मेरे किसी और तरह की प्रॉब्लम है तो उससे संबंधित जो पत्र हैं वो मैं उसके पीछे पीछे लगाती जाऊंगी और उसको क्रम वाइज संलग्न सूची में लिख दूंगी। जैसे आप आवेदन करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैंने इसके साथ 5 डॉक्यूमेंट लगाए हैं। मेरा 10वीं का डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट लगाया है, या उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन का लगाया है, नेट का जो लगाया है, जेआरएफ का लगाया है, इस तरह से। कार्यालय पत्र में पुनश्च कहाँ लिखा जाता है? बाईं ओर नीचे। कार्यालय पत्र में शैली में न लिखा जाकर किस शैली में लिखा जाता है? हम शैली में। कार्यालय पत्र में मैं शैली नहीं लिखा जाता, हम शैली में लिखा जाता है। अब प्रश्न है अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र का अन्य नाम अर्ध सरकारी, शासकीय मतलब सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र। किस प्रकार के पत्रों में आत्मीय स्पर्श और अनौपचारिकता का समावेश होता है? अर्धशासकीय पत्रों में। कौन सा पत्र केवल परिचित अधिकारी को ही लिखा जाता है? अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्रों में दाईं ओर क्या क्रमशः रहता है? दाईं ओर रहता है सबसे पहले पत्र संख्या। किसी भी आप उसको उठा लीजिए पत्र को, उसमें आपको पत्र संख्या मिलेगी, कार्यालय का नाम और पता मिलेगा और दिनांक मिलेगी। ये 3 चीज़ें क्रम वाइज आपको मिल जाएंगी और ज़रूरी है, इसके बिना तो पता ही नहीं चलेगा ये पत्र कब निकला, किसने निकाला, किस प्रकार से। ठीक है। अर्थशास्त्रीय पत्रों में बाईं ओर सबसे पहले क्या लिखते हैं? लेखक का नाम और उसका पद। जैसे कि हिंदी नाम लिख दीजिए, अगर हम में से किसी का लिखना है तो हिंदी प्राध्यापिका या कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। राज्य सरकार के प्रारूप में कार्यालय नाम के नीचे क्रमशः क्या होता है? पत्र का अभी अभी आपको बताया 3 चीज़ें होती हैं, पत्र क्रमांक होता है, दिनांक होती है। आइए आगे के प्रश्न करते हैं। अर्धशासकीय पत्र में भवदीय के स्थान पर क्या लिखा जाता है? आपका शुभेच्छु, आपका शुभ चिंतक, ये सब लिखा जाता है। पूर्व में किसी अधिकारी को भेजे गए अर्धशासकीय पत्र का जवाब न आने पर स्मरण पत्र भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्मरण पत्र जब भी भेजा जाता है उसे रिमाइंडर यानी कि अनुस्मारक कहा जाता है कि और उसमें उसका हवाला भी दिया जाता है कि आपको इस दिनांक को इस क्रमांक से ये पत्र भेजा गया था, तो उसका अभी तक आपने कुछ जवाब नहीं दिया है, तो ये अनुस्मारक। वैसे अब ये चीज़ें कम हो गई हैं क्योंकि ऑनलाइन जब हम पत्र भेजते हैं तो उसका 7 दिनों में या एक लिमिट होती है, उतने समय में उन्हें जवाब देना ही पड़ता है और देना भी चाहिए। ये एक रूल बनाया गया है। परिपत्र, जब किसी कार्यालय में किसी शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश को एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है, अनेक लोगों को भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिपत्र। परिपत्र। परिपत्र में संबोधन क्या रहता है? सभी आचार्य या सभी HM आदि तरह के लिखे जाते हैं संबोधन। पाने वालों के नाम की सूची परिपत्र में कहाँ अंकित होती है? बाईं और नीचे, बाईं और नीचे, परिपत्र में स्पेशली। अच्छा, अगला प्रश्न है प्रेस विज्ञप्ति पर। प्रेस विज्ञप्ति में सबसे ऊपर दाईं ओर क्या लिखा जाता है? प्रकाशन या प्रसारणार्थ लिखा जाता है। सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अपने किसी नीतिगत निर्णय को आम जनता तक प्रकाशित और प्रसारित करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। क्या होती है प्रेस विज्ञप्ति? सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अपने किसी नीतिगत निर्णय को आम जनता तक प्रकाशित करवाना है। सपोज मैं सरकार में हूँ, मैं हूँ नहीं, कोई भी जो सरकार में होते हैं उन्होंने कोई नई नीति बनाई और उसे लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? आम जनता तक प्रकाशित और प्रसारित करवाने के लिए वो प्रेस विज्ञप्ति बना कर दे देते हैं।
कार्यालय टिप्पणी, किसी कार्यालय के अंदर के उपयोग के लिए क्या लिखा जाता है? कार्यालय टिप्पणी लिखी जाती है। टिप्पणी में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? विषय लिखा जाता है, क्रमांक और दिनांक। दिनांक तो बहुत ज़रूरी है ही, विषय भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमने जो विषय ढूंढना है वही ढूंढें बाद में। किस प्रकार के पत्र में पूर्व परंपरा व नियमों के आलोक में तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है? कार्यालय टिप्पणी में। अब देखिए, कार्यसूची और कार्यवृत्त से संबंधित प्रश्न। बैठक में सम्मिलित होने वाले सदस्यों को बैठक में सूचनार्थ अर्थात सूचना के लिए या निर्णय के लिए जिन मुद्दों की सूची भेजी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कार्यसूची। सपोज मैं मीटिंग में जा रही हूँ, उन्होंने मुझे कोई एक इस तरह से पेज या कुछ पकड़ा दिया और उसके अंदर सारी सूची दी गई है, तो हम उसे कार्यसूची कहते हैं। अब उसी के ऊपर जब विचार विमर्श हो जाता है तो समिति की बैठक में जो कार्यसूची पर विचार विमर्श किया जाता है उसके आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं, उसके आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं और उन निर्णयों को जब क्रम के अनुसार लिखा जाता है। देखिए, पहले तो हमें दे दिया उन्होंने एक कागज़ में कार्यसूची की, हम इन पर बात करेंगे और उनसे संबंधित जो जो हमने निर्णय ले लिए उनकी क्रम अनुसार जो सूची बनाई जाएगी उसे कहेंगे कार्यवृत्त। सचिव कार्यवृत्त को किसके पास भेजता है? अध्यक्ष की स्वीकृति लेकर सदस्यों के पास भेजता है। तो अच्छा, क्या कार्यसूची में पूर्व बैठक का विवरण होता है? कार्यसूची जो हमें पहले आते ही दी गई थी तो उसमें पूरा विवरण होता है, कुछ समय पहले दी जाती है वो मीटिंग से और उसमें पूरा विवरण दिया जाता है। आज के मुख्य प्रश्न यही थे। आशा करती हूँ आपका पेपर सफल रहे और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।